नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं भारत पर वैश्विक जगत में जो डोनाल्ड ट्रंप ने गिफ्ट दिया है या फिर वैश्विक जगत में भारत के लिए वो अभिशाप है। मैं हमने सबने जब जिस समय वक्फ बिल की चर्चाएं लोकसभा और राज्यसभा में चल रही थी, सारे देश का ध्यान, देश के एक एक नागरिक का ध्यान उस समय लोकसभा और राज्यसभा में था। यहाँ तक कि 2 ढाई 3 बजे तक जग कर मैंने भी डिबेट देखी और सुबह से टीवी ऑन किया और देखते रहे कि भाई कौन क्या सदस्य कह रहा है और इसकी गहराइयों में क्या है। उसी दौरान कुछ सदस्यों ने ये बात भी कही कि आप ये सब कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप उधर हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, आपके परम मित्र हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं और भारत के खिलाफ 26% टैरिफ लगा दिया गया है। आप यहाँ हमको अपने देश में ही परेशान करने में लगे रहे और उधर ये खेल हो गया। ये सब बातें हमारे संसद में चली, लेकिन उसके बाद जब एनालिसिस करने का नंबर आया, मैं आपको पहले बता दूं मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं आपको पहले बता दूं मैं इन विषयों का कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ, ये विषय जब सामने आते हैं, तमाम राइटरों को पढ़ते हैं, इन पर एनालिसिस करना शुरू करते हैं, अपनी सामान्य बुद्धि में जो बात आती है उस बात को तमाम राइटरों के द्वारा कहे जाने के बाद अपनी बात रखते हैं। पहली बात यह है कि अगर 26% टैरिफ 3% से बढ़ाकर या 2.5%, 3%, 4% कुछ ऐसा हुआ करता था, उससे बढ़ाकर 26% डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, तो भारत में बहुत क्रिटिसाइजेशन क्यों नहीं हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइजेशन अगर किसी ने किया तो वो अपोजिशन था जो ये कह रहा था कि मोदी जी के मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर ये लगा रहे हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि भारत में व्यापक रूप से इकोनॉमिस्टों ने जो बहुत अच्छे जानकार हैं, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया। पॉजिटिव तो नहीं कहा, लेकिन क्रिटिसाइज भी नहीं किया। और भारत सरकार ने भी ये कहा कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस करने के बाद हम देखेंगे कि हमें अमेरिकन सरकार के साथ क्या बात करनी है। ये वाकया 2 अप्रैल का है। 2 अप्रैल को हमारे यहाँ लोकसभा में ये चल रहा था। सोचने की बात है। अब यहाँ जो विचार करने की बात है वो ये है कि पिछले 1 हफ्ते से या कुछ दिनों से रुपया मजबूत क्यों हो रहा है। रुपया तो बहुत कमजोर चल रहा था, पिछले 1 हफ्ते में रुपया मजबूत हो रहा है। दूसरी बात ये भी है कि इससे भारत को लाभ होने वाला है या हानि होने वाला है। अगर रुपया मजबूत हो रहा है और अमेरिका का शेयर मार्केट 10% गिर गया, आप सोचो कि अमेरिका का शेयर मार्केट 10% गिर गया, 10%, 9%, 7% मार्केट गिरना, ऐसा कहते हैं $5 लाख का नुकसान हुआ अमेरिकन शेयर मार्केट में। यानी कि अमेरिका से पैसा लोगों ने निकाला। हमारा शेयर मार्केट भी गिर रहा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारा शेयर मार्केट गिर रहा था, उसका कारण ये बताया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने यहाँ रिफॉर्म किए, वो रिफॉर्म एकदम लागू करेंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ेगी। अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ेगी तो भाई लोग, जाहिर सी बात है, वहाँ रुपया इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ धन इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि भारत से उन्होंने निकालना शुरू कर दिया था, लेकिन ये भी बात तय है कि भारत का शेयर मार्केट भी मोदी जी ने जब रिफॉर्म करने शुरू किए थे उसके बाद ही बड़ी तेजी से उछाल मारा था। तो जो रिफॉर्म करेगा वो बढ़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि रिफॉर्म का परिणाम कुछ दिन बाद निकल कर आता है कि वाकई में इकोनॉमिक रिफॉर्म जो देश कहने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है वो वाकई में क्या कर रहा है, तो इसको समझते हैं। बात यहां पर आती है कि चीन के ऊपर 34%, 34%, यानी कि हमसे लगभग 8% ज्यादा। वियतनाम में 46%, यानी कि हमसे 20% ज्यादा। ताइवान पे 32%, यानी कि हमसे 8% ज्यादा, 6% ज्यादा। थाईलैंड पर 36% और हमारे ऊपर 26%। इंडोनेशिया पर 32%, स्विट्जरलैंड पर 31%, मलेशिया पे 24%, कंबोडिया पे 49, 49%, साउथ अफ्रीका पे 30%, बांग्लादेश पर 37%, पाकिस्तान पर 29% और श्रीलंका पर 44% का उन्होंने टैरिफ लगा दिया। और ये कहा गया कि भाई ये रेसिप्रोकल टैरिफ है। भारत चूंकि कुछ उत्पादों पर जो अमेरिका की बाइक आती है, ये वो आता है, उसका 70 से 90% तक टैरिफ लेता। वहां की कारों पर भारत सरकार 90% तक टैरिफ लेती है। तो फिर अमेरिका ने अगर इतना लगा दिया है तो कौन सी बड़ी बात आ गई। दूसरी बात ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि भारत की जीडीपी का केवल 16% ही हम निर्यात करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर अगर प्रभाव पड़ने वाला, लोगों का कहना है आधा प्रतिशत जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा, ग्रोथ पर आधा प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो एक अभी अनुमान है, परिणाम तो निकलने बाकी हैं। एक बात ये भी है कि अमेरिका जिस समय डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में आया था, उस समय हम सब जानते हैं वो कर्ज में डूबा हुआ था और इससे अमेरिका यानी कि यूएसए का किसी भी समय बंटाढार होने की संभावना थी। लगातार तमाम तरह की दुनिया की रेटिंगें कह रही थी कि भारत 0% रिसेशन पर है, अमेरिका की रिसेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और यूरोप की सबसे ज्यादा है। अमेरिका और यूरोप का मार्केट गिरेगा तो भारत में रिसेशन नहीं आने वाला। मोदी सरकार के ये रिफॉर्म के विषय में कहा गया कि यहां नहीं आने वाला, ये सारे विश्व की रेटिंग कह रही थी। तो फिर अब जब सारे विश्व की रेटिंग ये कह रही है कि भारत पर रिसेशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा और अमेरिका रिसेशन की कगार पर खड़ा है, तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप जब आए वो एक व्यापारिक व्यक्ति हैं, उन्होंने वो रिफॉर्म करने शुरू किए। लेकिन ये रेसिप्रोकल टैरिफ का और इतना टैरिफ बढ़ने का परिणाम अमेरिका के ऊपर क्या होगा, ये सोचने की बात है। इसलिए अमेरिका की मार्केट से लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। मगर क्या फर्क पड़ेगा, इतना टैरिफ अगर लगेगा तो इतने टैरिफ लगने का मतलब ये हो गया कि अमेरिका जो आयात करता है वो आयातित सामान बहुत महंगा हो जाएगा वहां, मतलब 2 गुना भी हो सकता है, 1.5 गुना भी हो सकता है। तो 1.5 गुना जो चीज वहां $1 लाख की मिलती थी, अब $1.5 लाख के लगभग मिलेगी, $1.25 लाख के लगभग मिलेगी, या जो भी उनका रेट हो, तो वहां महंगी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एकदम टैरिफ लगाएंगे तो इंपोर्ट पर उनके फर्क पड़ेगा। इंपोर्ट पर अगर फर्क पड़ेगा तो सवाल यह पैदा होता है क्या उनके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी है। देखिए मोदी जी के बारे में समझ लीजिए, हमने टैरिफ लगाए, भारत ने रिफॉर्म किया, हमने इन्वेस्टमेंट इनवाइट किया, हमने दूसरे देशों पर तभी कुछ टैरिफ या दूसरा वॉर करना शुरू किया जब हमने ऑल्टरनेटिव तरीके से कुछ तैयार कर लिया। हमने चाइना के खिलाफ गलवान के समय पर बैन लगाए थे, हमने उससे पहले भारत में मोबाइल इंडस्ट्री, भारत में लैपटॉप की इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री, जापान से, साउथ कोरिया, इन देशों से या ताइवान से हमने इन्वेस्टमेंट ले लिया था और इन्वेस्टमेंट लगकर वो प्रोसेस में था, यानी कि हम बनाना शुरू कर रहे थे उस समय जब हमारा गलवान हुआ और हमें मालूम था कि गलवान हो गया तो उसने भारत को लाभ दिया, भारत की इकोनॉमी को बूस्ट दिया। क्यों? क्योंकि हमने इंपोर्ट बंद किया वहां से या कम किया, या हमने वॉर छेड़ दिया। जो चीजें हमारे पास बिल्कुल नहीं होती थी वो तो हमने उनसे ली, जो हमारे पास भरपूर मात्रा में हम तैयार कर रहे थे उन पर हमने कड़ाई से वहां वो किया। इसका मतलब ये निकला कि भारत में इन्वेस्टमेंट आया, चाइना से इन्वेस्टमेंट उखड़कर भारत में आना शुरू कर दिया, वो कोविड कारण भी हो सकता है और कारण भी हो सकते हैं। भारत में इंडस्ट्री डेवलप होनी शुरू हो गई, भारत में रोजगार होना शुरू हो गया, भारत में कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ना शुरू हो गया, भारत में जीएसटी बढ़ना शुरू हो गया। उसका परिणाम निकला कि भारत सरकार ने आम आदमी को के ऊपर इनकम टैक्स की छूट दे दी, 12 लाख रुपए, 12,75,000 पर पहुंचाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं से आमदनी हो रही है, सरकार कॉर्पोरेट तरीके से उसको बढ़ रही है, सरकार की आमदनी बढ़ रही है, रोजगार देश में बढ़ रहा है, तो जितना फ्लो होगा पैसा, जितना धन फ्लो करेगा उतनी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो उसके लिए 12,75,000 रुपए तक दे दिए कि भाई इस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, तो हर व्यक्ति जो टैक्स देने वाला व्यक्ति था उसको 1,50,000 रुपए का लाभ हो गया। वो मार्केट में डालेगा, मार्केट में डालेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जीएसटी के रूप में भारत सरकार को, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, मतलब सरकार को टैक्स बढ़ेगा। सरकार ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट सफल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी खास बात यह है कि हमने किसी भी देश के खिलाफ ये कार्रवाई करना शुरू करने से पहले अपने यहाँ प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, यानी कि ऑल्टरनेट चीजें तैयार करनी शुरू कर दी थी और इन्वेस्टमेंट पहले से लाना शुरू कर दिया था। इसलिए भारत पर प्रभाव तो पड़ा, लेकिन भारत पर गलवान के बाद जो चाइना बाकी देशों के साथ हमने किया, सार्क में, आसियान में, सब में हमने कहा कि चाइनीज प्रोडक्ट भारत में नहीं आएगा, चाइना से ही प्रोडक्ट आएगा। जिनके साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बांग्लादेश जैसे देशों से, उनसे भी, बांग्लादेश से भी हमने उस समय कहा कि भाई चाइना का प्रोडक्ट आप हमको मत बेचिए, आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना से है, चाइना से आपके पास आया, आपसे हमारे पास आ गया, हम मेड इन चाइना नहीं लेंगे, मेड इन चाइना केवल चाइना से लेंगे। फिर हमने ई कॉमर्स साइटों पर भी ये सब शुरू कर दिया और हमने कहा कि उसकी पॉलिसी बना दी कि आपको लिखना पड़ेगा कंट्री ऑफ ओरिजिन,
हमारा व्यक्ति, हमारे देश के लोग जब मेड इन चाइना देखते हैं तो एक बार उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम नहीं लेंगे, जब नहीं मिलता है तो ही मेड इन चाइना पर जाते हैं, क्योंकि काम तो करना ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ बार छेड़ा, उससे पहले इन्वेस्टमेंट या उससे पहले प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ अमेरिका में। होना क्या था, वो चाहते हैं, जो उनकी मंशा है वो ये चाहते हैं कि जो अमेरिकन लोग दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एप्पल हमारे यहाँ बनाती है, चाइना में बनाती है, और फिर वो अमेरिका में जाकर बेचती है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर वहां पर बेचती है। तो उनका कहना यह है कि जो अमेरिकन कंपनियां इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करें ताकि यहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, अमेरिका में काम बढ़े। ये लॉन्ग टर्म की पॉलिसी तो अच्छी हो सकती है कि भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं देखता। इसका परिणाम ये निकलेगा कि यूएस के अंदर चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। अभी ऑल्टरनेटिवली वहां प्रोडक्शन तैयार शुरू नहीं हुआ। ये जो ट्रांजिशन पीरियड किसी इंडस्ट्री का शुरू होने का 3-4 साल लगता है, हमने भी मोदी जी के आने के बाद इन्वेस्टमेंट लाना शुरू किया था, हमको कई वर्ष लग गए। तो ये जो वहां इंडस्ट्री वापस जाएगी, यूनिट लगाएगी, प्रोडक्शन शुरू करेगी, मार्केट करना शुरू करेगी, इसमें बहुत कम समय लगेगा, तो भी 4-5 साल लगने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का तो पीरियड निकल ही जाने वाला है, वो अगर उन्होंने संविधान संशोधन करके तीसरी बार नहीं आ गए तो। लेकिन सवाल यहां का वही है कि भारत के लिए लाभ क्या। अब देखिए, किसी पर 50% टैरिफ लगाया है, किसी पर 70% 35% टैरिफ लगाया, हमारे ऊपर सबसे कम टैरिफ 26% है। यानी कि अगर हम सब दौड़कर अमेरिका जाते हैं, जो भी भारत में प्रोडक्शन होता है वो अमेरिका में जाएगा, तो इन कंपैरेटिव अदर कंट्रीज वो सबसे सस्ता सामान हमारा ही होगा। मैं फिर से कहता हूं कि इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्री, जहां जहां से इंपोर्ट होता है अमेरिका में, उनमें सबसे कम टैरिफ हमारे ऊपर होने का परिणाम ये निकलेगा कि हमारा सामान इन कंपैरिजन टू चाइना सबसे सस्ता अमेरिकन मार्केट में पहुंचेगा। और जाहिर सी बात है, कंजम्पशन तो करेगा ही, अमेरिका कंज्यूम तो करेगा, चीजें जो चाहिए वो कंज्यूम तो करेगा ही, वहां महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने का परिणाम वहां पर यह हो सकता है कि रिसेशन की फिर से कगार पे आ जाए। जो पैसे, जो धन का फ्लोटिंग है या उसका जो चाल है वो थोड़ा थमेगा। अमेरिका ऑलरेडी कर्जे में है और बहुत बड़ी समस्याओं में है, इसलिए ये ट्रांजिशन पीरियड उनके लिए भी बहुत बड़ा होगा। डोनाल्ड ट्रंप रिस्क इसलिए ले रहे हैं, मुझे लगता है कि कोविड के समय पर संसार भर ने प्रोडक्शन बंद कर दिया था, अमेरिका ने प्रोडक्शन बंद नहीं किया था। और अमेरिका को ये लग रहा था कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप उस समय राष्ट्रपति भी हुआ करते थे, डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये बात अंदाजा लग रहा होगा कि सारे कंट्रियों ने जो प्रोडक्शन बंद कर दिया था तो भी अमेरिकन सर्वाइव कर रहे थे, और उन्होंने अपनी मार्केट बंद भी नहीं करी थी, उन्होंने अपना कमर्शियल साइड भी बंद नहीं करी थी, उन्होंने अपने यहाँ जैसा हमारे यहाँ लॉकडाउन लगाया गया वैसे लॉकडाउन भी नहीं लगाया था, फिर भी अमेरिका चल रहा था, महंगाई जरूर हो गई थी। तो वो एक्सपेरिमेंट फिर से कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहता हूं कि जब इंडस्ट्री 4-5 साल में ग्रो होकर वहां प्रोडक्शन शुरू होगा, उस तब तक हमारे लिए संसार में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी डोनाल्ड ट्रंप ने खोली है। यानी कि मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं, जो मुझे समझ में आता है, आप लोग इकोनॉमिस्ट होंगे तो आप लिखकर बताइए जिनको जैसी बात समझ में आती है, कि वो बताएं कि वाकई में इन कंपैरिजन विश्व भर से हमारा सामान सस्ता जाएगा और कंजम्पशन तो होगा ही। तो इससे हमारे लिए एक विपदा में अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ हम प्रोडक्शन कर ही रहे हैं और हमने इन्वेस्टमेंट किया, उनके प्रोडक्शन अब चालू हो रहे हैं और थोड़ी देर जल्दी से चालू हो जाएंगे। इन 4-5 सालों में भारत की इंडस्ट्री, अपने लिए छोड़ दीजिए, अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश, उन कंपैरिजन में हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। ऐसे बहुत सारे राइटरों ने लिखा भी है, और राइटर्स ये लिख भी रहे हैं कि अमेरिका का जो डॉलर इंडेक्स है वो 102 पर आ गया है 106 से। अमेरिका में सरकारी प्रतिभूतियों की जो 10 वर्ष की बॉन्ड यील्डिंग है वो 4.08 पर आ गई, जबकि 4.70 थी। यानी कि उनकी रेटिंग सब जगह गिर रही है, क्योंकि उनके यहाँ के, छोड़ दीजिए, संसार के सारे इकोनॉमिस्ट जो इस विषय को जानते हैं वो सब ये कह रहे हैं कि अमेरिका अब रिस्क ले रहा है। इस रिस्क से वो बाहर भी आ सकता है, लेकिन कम से कम इस रिस्क के लिए उसको 4 से 5 साल लगेंगे, और ये 4 से 5 साल भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है।
भारत इस विपदा में जो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व के सामने खड़ी कर दी है, इस विपदा में भारत आगे बढ़ सकता है। भारत का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसको एक्सपोर्ट हो सकता है, वो अमेरिकन मार्केट में घुस सकता है। इन कंपैरिजन सारे संसार से हम सस्ते होंगे, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट वहां बढ़ सकता है। वो ठीक बात है कि उन्होंने 3-4% से बढ़ाकर 26% कर दिया, लेकिन ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं हम कि वो बाकी कंट्रियों पर 40%, 49%, 45%, 52%, 57% करा है, हमारे ऊपर तो 26% ही है। इसलिए ये जो गिफ्ट है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप का गिफ्ट है। वो अपनी मार्केट देख रहे हैं और उनका राइट है भाई, किसी भी कंट्री का राइट है कि वो अपने हिसाब से कैसे चल रहा है। हालांकि कनाडा ने या चाइना ने ये कहा है कि हम WTO में जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, जो भी वो करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह सकते हैं कि WTO ज़्यादा उधम मचाएगा कि हम WTO से ही बाहर जा रहे हैं, हम WTO मानते नहीं है, हम अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका बचाना हमारा काम है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि इधर वक्फ पर उधम मचा हुआ था, इस पर एनालिसिस हो ही नहीं पाई। जिन्होंने भी एनालिसिस करी वो ये कह रहे हैं कि टैरिफ बढ़ा दिया। वो कंपैरेटिवली टैरिफ का आउटकम नहीं देख पा रहे हैं या बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इसका आउटकम क्या होगा और इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड भारत को कितना लाभ हो सकता है। ये मैंने तमाम राइटरों को पढ़ने में, ये मेरे व्यू नहीं है, मैंने तमाम राइटरों को पढ़ने के बाद, जो पिछले 2-3 दिन से लिख रहे हैं, उनको पढ़ने के बाद ये व्यू देने की कोशिश करी, ये बताने की कोशिश करी कि उस विपदा में, उस आपदा में हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है, भारत उसका लाभ ले सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।